बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर रख इट्स मी आतिफ वक्कास। और अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के एक्सरसाइज के पहले 4 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए थे। आज उसी चैप्टर के एक्सरसाइज के बाकी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इस लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखें, दैट इज़ A and B are two non-zero vectors. How can their scalar product be 0? And how can their vector product be 0? तो दो वेक्टर्स हैं, नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, गिवन है। तो आपको कहा गया है कि जी इनका स्केलर प्रोडक्ट कब ज़ीरो होगा, वेक्टर प्रोडक्ट कब ज़ीरो होगा। वेरी सिंपल, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स आप जानते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दैट आर नॉन ज़ीरो, टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स इज ज़ीरो इफ़ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये स्केलर प्रोडक्ट के मुतालिक आपने दावा कर लेना है। और फिर सिमिलरली द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज जीरो इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो स्केलर प्रोडक्ट कब जीरो होगा दो नॉन जीरो वेक्टर्स के दरमियान? जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। वेक्टर प्रोडक्ट कब जीरो होगा? जब वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो इस बात को आप एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। चूँकि मैथमेटिकली अगर मैं लिखूँ, जो गिवन वेक्टर तो ऑलरेडी दिए गए हैं, एक ए है एक बी है और दोनों के मैग्नीट्यूड नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है। तो वो कोई से वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, ज़ीरो नहीं है। अगर मैं स्केलर प्रोडक्ट उनका डिफाइन कर दूँ, स्केलर प्रोडक्ट के मुताबिक आप जानते हैं ए डॉट बी इज़ ए बी कॉस थीटा एंड इफ़ दे आर परपेंडिकुलर, जैसे यहाँ पर हमने दावा कर लिया है कि इफ़ दे आर परपेंडिकुलर देयर प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो। सही है। तो ये हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ए और बी जब परपेंडिकुलर होंगे तो इसका मतलब है उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है। अगर आप इसी इक्वेशन में cos 90 यानी थीटा की जगह 90 पुट कर लें तो ऑटोमेटिकली cos ऑफ 90 इज ज़ीरो एंड द डॉट प्रोडक्ट बिकम्स ज़ीरो। अब अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर ले तो वेक्टर प्रोडक्ट के लिए हमें वेक्टर प्रोडक्ट को डिफाइन करना है। तो वो क्या होगा, इसके लिए मुझे थोड़ा सा वाइट बोर्ड साफ करना है। वेक्टर प्रोडक्ट जो है दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते हैं कि जब दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उनके दरमियान हम एंगल का साइन लेते हैं, दैट इज ए बी साइन थीटा। बट चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट एक वेक्टर होता है, इसलिए इसके साथ आप यूनिट वेक्टर भी लिखेंगे, ये आ जाएगा। अगर मैं इसको इक्वेशन 2 कह दूं, चूँकि पहले मैं उसको इक्वेशन 1 कह चुका हूँ, अब मेरा दावा ये था कि अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है या वेक्टर प्रोडक्ट वो ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो है ए बी साइन थीटा है। सिर्फ अगर मैं पहले मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो दैट इज़ ए बी साइन थीटा। और जैसा कि मैंने ये दावा किया था कि जब थीटा उनमें ज़ीरो होगा यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे, तब उनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो आ सकता है, बिकॉज ए एंड बी आर नॉन ज़ीरो। तो ए क्रॉस बी when the angle between them is 0 degree is AB sine of 0 and sine of 0 is 0. That's why AB times 0 and you get some 0. So the magnitude of cross product or vector product is 0 if the vectors are parallel to each other. Remember, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखना चाहें, इन लोगों ने ये नहीं कहा कि मैग्नीट्यूड कब ज़ीरो होंगे, जस्ट कहा है कि स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट कब ज़ीरो होंगे। तो आप ये लिख सकते हैं कि जी एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगा और ऐसे वेक्टर को हम ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर कह सकते हैं। सो दिस इज़ द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे। मुझे वाइट बोर्ड मिटाना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना भूल गया, क्योंकि अगर आप देखें क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी दैट इज़ ए बी साइन थीटा एंड तो साइन थीटा ये नहीं कि सिर्फ आप कहें कि जी एंगल ज़ीरो होगा तो तब ये आपको ज़ीरो रिज़ल्ट देगा, ये एंगल 180 हो तब भी आपको ज़ीरो रिज़ल्ट देगा। तो आप साथ में ये बात भी कह सकते हैं कि इफ़ द वेक्टर्स आर पैरेलल
are anti-parallel to each other, their cross product is 0 even if their magnitudes are not 0, क्योंकि साइन 180 पे भी 0 रिजल्ट देता है। तो ये बात ज़रा प्रीवियस क्वेश्चन में कंसीडर कर लें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वेलकम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 इज़ अभी टेक्निकल, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, इसको आप अंडरस्टैंड करें। वो कहते हैं कि सपोज यू आर गिवन अ नॉन ज़ीरो वेक्टर ए, एक नॉन ज़ीरो वेक्टर है ए, और द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए विद बी इज़ 0, एक दूसरा वेक्टर बी उसके साथ इसका स्केलर प्रोडक्ट 0 आ रहा है। सो दैट इज़ द गिवन इंफॉर्मेशन के उस वेक्टर ए का किसी और वेक्टर बी के साथ स्केलर प्रोडक्ट 0 है। लाइकवाइज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए विद बी इज 0। सिमिलरली ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 है। सो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट बी? सो आप बी के मुतालिक क्या कंक्लूड कर सकते हैं इन इंफॉर्मेशंस के मुताबिक? मेरी कंक्लूजन तो ऑब्वियसली ये होगी कि बी इज़ अ नल वेक्टर। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सो माय कंक्लूजन अबाउट वेक्टर बी इज़ दैट बी इज़ अ नल वेक्टर। ये एक नल वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि ए नॉन ज़ीरो है, डॉट प्रोडक्ट भी 0 है, क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 है। ये चूंकि स्केलर है, एरो नहीं डाला, इसका ये अगर 0 है भी तो ये एक 0 वेक्टर होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट 0 होता है। फिर चूंकि हम जानते हैं कि ए डॉट बी, इफ़ ए डॉट बी इज़ 0, लाइक ए बी कॉस थीटा है, अगर ये 0 हो जाए तो इसका मतलब ये होगा, इट इम्प्लाइज दैट आइदर ए इज़ 0 और बी इज़ 0 और कॉस थीटा इज़ 0। इन तीनों में से कोई एक 0 हो तो रिजल्ट 0 आएगा। अब ए, बी या कॉस थीटा, इन तीनों में से कोई एक 0 होगा। कॉस थीटा कब 0 होगा? जब थीटा 90 होगा, वो मैंने लिखा है। फिर हम दूसरी पॉसिबिलिटी की तरफ जाते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ ये पॉसिबिलिटीज़ लिखी हैं कि ये इक्वेशन अकेला तब ट्रू हो सकता है जब इनमें से कोई एक पॉसिबल हो, कोई एक ट्रू हो। फिर हम दूसरे की तरफ जाते हैं। दूसरा केस ये है क्रॉस प्रोडक्ट का। मैंने यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा। ये भी वो कहते हैं कि 0 है। अब अगर ये 0 है तो इसके 0 होने का मतलब ये है कि या ए 0 है या बी 0 है या साइन थीटा 0 है। साइन थीटा कब 0 होगा? जब थीटा या 0 होगा या 180 होगा। तो ये भी हमने यहाँ पे सारी कंडीशंस लिख ली। अब चूंकि ये कहा गया है कि ए 0 नहीं है, वहाँ पे मैंने लिखा है ए भी 0 नहीं है, ए 0 नहीं है। दूसरा ये कहा गया है कि इक्वेशन 1 और 2 साइमल्टेनियसली ट्रू हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट भी 0 है, क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 है। तो ये तो थीटा की वजह से इसलिए नहीं हो सकता कि अगर थीटा की वजह से होता तो फिर वो 90 पे 0 होता, स्केलर प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में वो 0 ना होता। फिर अगर 0 होता एंगल तो फिर डॉट प्रोडक्ट फिर नॉन 0 हो जाता है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट को हम 0 करते हैं तो ये एंगल की वजह से 0 नहीं हुआ। सो द ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट विद अस इज टू कंक्लूड दैट दिस पार्ट इज ट्रू, यानी द गिवन वेक्टर हैज zero magnitude and since it's a vector so it's a zero vector or null vector। तो ये आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहते हैं why a particle experiencing only one force cannot be in equilibrium। सिर्फ एक फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं हो सकता? सो इट्स वेरी सिंपल। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसिंग ओनली वन फोर्स कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट लिख लेंगे, फिर उसकी जस्टिफिकेशन करेंगे, रीज़न देंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो एक्सप्लेनेशन में क्या है? फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज 0। हमने कहा है वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। सो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी फोर्सेस एक्ट करती हैं, अगर वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं, ऑब्जेक्ट जो है इक्विलिब्रियम में होगा। अब हम वेक्टर की एडिशन से ये के मुताबिक जानते हैं, फ्रॉम द एडिशन ऑफ वेक्टर्स वी नो दैट द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स रिक्वायर्ड टू गेट अ नल वेक्टर इज, कई वेक्टर्स से 0 रिजल्टेंट ऑब्टेन करने के लिए, नल वेक्टर ऑब्टेन करने के लिए हमें कम से कम 2 वेक्टर चाहिए। कब? 2 इन केस ऑफ इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन
अगर वो इक्वल हो मैग्नीट्यूड में और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो फिर हमें कम से कम 2 वेक्टर चाहिए ताकि हमें 0 वेक्टर मिले। तो ए वेक्टर राइट पे है, -a लेफ्ट पे होगा, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं। फिर अगर 2 नहीं है तो फिर अनइक्वल वेक्टर है या कोई अदर केस है, अनइक्वल वेक्टर है या इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, तो ऐसी सूरत में कम से कम 3 वेक्टर्स फिर हमें चाहिए ताकि हमें 0 वेक्टर मिले और वो हम क्लोज पॉलीगॉन बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, इसलिए 3 वेक्टर्स चाहिए। तो हेंस अ फोर्स बीइंग अ वेक्टर, चूंकि फोर्स एक वेक्टर है, कैन नॉट बैलेंस इटसेल्फ, खुद को बैलेंस नहीं कर सकती। और अगर फोर्स खुद को बैलेंस नहीं कर सकती, फोर्स 0 नहीं हो सकता, फोर्स 0 नहीं हो सकती तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो फेल हो जाती है। एंड हेंस वी से देयरफॉर एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसिंग वन फोर्स कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रह सकता, उसमें ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन लाजमी होगी बिकॉज वो फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। हम इस ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में नहीं मान सकते। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कहते हैं, टू ओपन अ डोर दैट हैज़ द हैंडल ऑन राइट एंड हिंजेस ऑन लेफ्ट, अ टॉर्क मस्ट बी अप्लाइड। इज द टॉर्क clockwise or counterclockwise when viewed from the above? Does your answer depend whether the door opens towards or away from you? So यहाँ ये कहा गया है कि जी एक डोर है जिसका हैंडल राइट पे कहा गया है और उसका हिंज लेफ्ट पे बताया गया है, और आपसे कहा गया है कि जी ये अगर ऊपर से इसको देखा जाए इस डोर को तो ये खुलते हुए क्लॉकवाइज में होगा या एंटी क्लॉकवाइज में होगा, या ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जी ये डोर आपकी तरफ खुलता है या आपसे अवे खुलता है। तो इस बात को हम इस तरह देख सकते हैं। मैं पहले ये कंसीडर कर लेता हूँ। सबसे पहले तो इसको ये आंसर ये लिख सकते हैं कि जी बिल्कुल ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो मेरी तरफ खुलता है या मुझसे दूर खुलता है। तो द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क व्हेन व्यूड फ्रॉम द अबव वुड आइदर बी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज डिपेंडिंग वेदर द डोर ओपन्स टूवर्ड्स आर अवे फ्रॉम मी। ये बात मैं लिख लूँगा। फिर इसकी एक्सप्लेनेशन ये होगी, पहले मैं ये डोर बनाया हुआ है जिसमें ये एक दरवाज़ा है, ठीक, और इस दरवाजे का के हिंजेस मैंने लेफ़्ट पे कंसीडर किए हैं, हैंडल राइट पे है, ठीक है। अब मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने 2 फोर्सेस ड्रा किए हैं, एक फोर्स F1 है, एक फोर्स F2 है। अगर तो ये दरवाज़ा इस तरह से है कि ये दरवाज़ा जो है मेरी तरफ खुलता है तो फिर ऊपर से देखने पे सिचुएशन डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू द केस व्हेन ये मुझसे अवे खुलता है। तो कंसीडर द डायग्राम वेयर अ डोर हैविंग मोमेंट आर्म आर हैंडल एट राइट साइड एंड हिंजेस एट लेफ्ट। ये सारी बात जो उसने गिवन इंफॉर्मेशन दी है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लिख लिया। टू टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क when viewed from the above, we can take 2 cases. पहला केस when the door opens towards me, जब डोर मेरी तरफ खुलता है तो आपको ये सिचुएशन बड़ी क्लियरली नज़र आ रही है। अगर ऊपर से देखा जाए तो ये क्लॉकवाइज, देखें ना, अगर मेरी तरफ खुलता है, मैं इधर फॉर एग्जांपल मैं इधर हूँ, ठीक है, तो अगर ये मेरी तरफ खुलता है तो इसका मतलब है ऊपर से ये क्लॉकवाइज होगा। F1 इसको खोलेगा। द टॉर्क फॉर ओपनिंग द डोर इज ड्यू टू F1 एंड विच इज़ क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम द अबव। लेकिन अगर मैं दूसरी डायरेक्शन में चेक करूँ, अगर मैं ये कहूँ कि जी डोर मुझसे बाहर की तरफ ओपन होता है तो फिर ये F2 उसको खोलेगा और उसके लिए मैं टॉर्क ये लिखूँगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टॉर्क वुड बी R क्रॉस F2, पहला टॉर्क 1 है, ये टॉर्क 2 है। तो इन दोनों में फ़र्क इसलिए होगा कि F1 और F2 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर एक पहला जो है वो क्लॉकवाइज है तो ये वाला फिर क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज में नज़र आएगा अगर आप ऊपर से देखेंगे। कब? जब डोर आपसे दूर खुलता है। तो ये आप लिख सकते हैं व्हेन द डोर ओपन्स अवे फ्रॉम मी द टॉर्क इज ड्यू टू F2 विच इज़ काउंटर क्लॉकवाइज इफ व्यूड फ्रॉम द अबव, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहते हैं एक्सप्लेन द वार्निंग नेवर यूज अ लॉन्ग रेंज टू टाइटन अ स्मॉल बोल्ट।
स्मॉल बोल्ट को टाइटन करने के लिए लॉन्ग रेंच यूज़ ना करें। इसका मतलब क्या है? द रेंच विद लॉन्गर मोमेंट आर्म कैन डैमेज द स्मॉल बोल्ट। ये मैंने आंसर दे दिया। इसलिए क्यों इस्तेमाल नहीं कहना चाहिए कि द रेंच विद लॉन्गर मोमेंट आर्म कैन डैमेज द स्मॉल बोल्ट। एक्सप्लेनेशन क्या होगी? वी नो दैट इन ऑर्डर टू टाइटन और लूजन अ बोल्ट अ टार्क इज रिक्वायर्ड। किसी भी एंगुलर मोशन के लिए टार्क चाहिए होता है। तो आप किसी चीज़ को टाइट करते हैं, किसी नट को या बोल्ट को, या उसको लूजन करते हैं, उसको ढीला करते हैं, तो इन दोनों केसेस में आपको टार्क की ज़रूरत पड़ती है। अ टार्क इज रिक्वायर्ड। स्मॉलर बोल्ट्स रिक्वायर्ड लेस टार्क। चूंकि स्मॉलर बोल्ट के लिए कम टार्क चाहिए होता है, मैथमेटिकली टार्क कैन बी एक्सप्रेस एज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट आर्म एंड द फोर्स दिस वे। इसमें आर मूवमेंट आर्म है, एफ फोर्स है, और थीटा उन दोनों के दरमियान एंगल है। तो इस केस में बोल्ट और स्मॉल रेंज और लॉन्ग रेंज में फ़र्क सिर्फ मूवमेंट आर्म का है, तो मैं उस पर फोकस करता हूँ। क्वेश्चन 1 शोज दैट इफ मूवमेंट आर्म आर इज इंक्रीज्ड द टार्क गेट्स इंक्रीज्ड विच में एक्सीड द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बोल्ट। बोल्ट की एक लिमिट होती है इलास्टिक कि उसके बाद फिर ये हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उसके बाद वो परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है। तो अगर टार्क जो है आपने लॉन्ग रेंज इस्तेमाल किया, नट स्मॉल है, तो फिर क्या कर लेगा वो स्मॉल नट जो है, फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई नट है या बोल्ट है और ये किसी ब्लॉक में आपने लगा लिया है और अब आप इसको टाइट करना चाहते हैं, तो अगर आप लॉन्ग स्पेनर या जो है रेंच यूज़ करेंगे तो फिर आपको फोर्स कम लगानी पड़ती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज है तो आप कम भी फोर्स लगाएं तब भी जो है टार्क बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्लिप हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं ये थोड़ा सा मिटाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 10 में वो क्या कहते हैं? अ सेंट्रल फोर्स इज वन दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेम पॉइंट। कैन अ सेंट्रल फोर्स गिव राइज टू अ टार्क अबाउट द पॉइंट? ये बड़ा आसान है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के मुतालिक है कि क्या वो टार्क प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं। नो, अ सेंट्रल फोर्स कैन नॉट गिव राइज टू अ टार्क अबाउट इट्स सेंट्रल पॉइंट ऑफ एक्शन। रीज़न इसका ये है कि कोई भी सेंट्रल फोर्स हो या सेंट्रीपिटल फोर्स हो दैट एक्ट्स एंटी पैरेलल to the movement arm, to the radius actually। and अगर आप इस सूरत हाल को यहाँ पे ड्रा कर लें, लेट सपोज इट्स सम सर्कुलर पाथ एंड देयर इज़ अ फोर्स दैट इज़ एक्टिंग टूवर्ड्स दिस सेंटर, हेयर इज सम बॉडी जिसके ऊपर ये फोर्स एक्ट करती है। ये फोर्स जो है इस डायरेक्शन में है, टूवर्ड्स दैट सेंट्रल पॉइंट है। ठीक है, अब इस फोर्स की डायरेक्शन इस पॉइंट की तरफ है। अब पॉइंट ऑफ रोटेशन यही पॉइंट है, चूंकि आप जानते हैं देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ रेडियस। रेडियस का कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं है दैट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स। देखिए, टार्क प्रोड्यूस करने के लिए मोमेंट आर्म ज़रूरी होता है। अगर इस तरह होता कि ये फोर्स इधर एक्ट करती यहाँ पे, ठीक है, तो फिर उस रेडियस का कुछ कंपोनेंट जो है वो फोर्स के परपेंडिकुलर था। लेकिन चूंकि यहाँ पर फोर्स बिल्कुल सेंट्रल है, इसके लिए मोमेंट आर्म ज़ीरो है। मोमेंट आर्म यहाँ पर नहीं है, तो अगर मोमेंट आर्म नहीं है तो रोटेशन नहीं है। और यही वजह है कि हम पॉइंट पार्टिकल्स के मुतालिक ये दावा करते हैं कि वो रोटेट नहीं कर सकते, कि उनका साइज़ हमने ज़ीरो इज्यूम किया होता है, उनका आर ज़ीरो होता है। यहाँ पे ये आर साइन थीटा ज़ीरो होगा, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि जब सेंट्रल फोर्स होगी तो सेंट्रल फोर्स बिल्कुल सेंटर पे एक्ट करती है, कोई मोमेंट आर्म नहीं है। पॉइंट ऑफ एक्शन जो है वही एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सो इसलिए कोई टार्क प्रोड्यूसर नहीं हो रहा। और फिर आप ये मैथमेटिकली लिख सकते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ टार्क। हमें पता है कि आर एफ साइन थीटा, तो अगर आर साइन थीटा ज़ीरो है तो फिर हम ये लिख सकते हैं। या अगर यही बात और अल्फाज में आप कहना चाहते हैं तो आप ये कह दें कि जी आर और एफ एंटी पैरेलल हैं, उनमें एंगल 180 है, साइन ऑफ 180 ज़ीरो होता है, इसलिए टार्क ज़ीरो है। और मुझे इजाज़त दे, द अल्लाह पामान।